नमस्कार। जय सनातन धर्म की। मैं हूं लोकेश। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह सवाल किसी भारतीय राजनीतिक दल ने नहीं उठाया है, न किसी ज्योतिषी ने और न ही किसी यूट्यूब एनालिस्ट ने। यह सवाल उठाया है लंदन से प्रकाशित दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़पेपर्स में से एक गिने जाने वाले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक ताजा विस्तृत आर्टिकल प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है द हिंदू मॉन्क हु कुड सक्सीड मोदी, यानी वह हिंदू सन्यासी जो मोदी का उत्तराधिकारी बन सकता है। और इस विश्लेषण की सबसे बड़ी खासियत यह नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया गया है, बल्कि इसके पीछे जो जो ठोस कारण गिनाए गए हैं वे सभी की आंखें खोल देने वाले हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। तो आखिर लंदन के इस प्रतिष्ठित अखबार को ऐसा क्यों लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में गंभीरता से देखा जाना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि योगी हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, या इसके पीछे उनका गवर्नेंस मॉडल, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य पर लगातार तीसरी बार शासन करने की संभावित क्षमता भी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 2027 में योगी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटते हैं तो क्या उस जीत के बाद दिल्ली की राजनीति में उनके लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की नजर में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच कई दिलचस्प समानताएं हैं। दोनों का राजनीतिक व्यक्तित्व, एक मजबूत हिंदू सांस्कृतिक पहचान, डिसिप्लिन्ड वर्किंग स्टाइल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन योगी की कहानी मोदी से अलग भी है। मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि बीजेपी और आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे से होकर आती है, जबकि योगी के आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रूट्स मुख्य रूप से गोरखनाथ मंदिर की परंपरा में हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने इस अलग बैकग्राउंड को भी उनकी राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। योगी केवल मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे एक सन्यासी हैं, गोरखनाथ मठ की परंपरा से जुड़े महंत हैं और बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। वे 26 वर्ष की उम्र में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और बाद में 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यानी उनकी पॉलिटिकल जर्नी को केवल बीजेपी संगठन के भीतर तेजी से ऊपर उठने वाली सामान्य कहानी से नहीं समझा जा सकता। उनके पीछे एक अलग धार्मिक, सामाजिक, संगठनात्मक आधार भी रहा है और यहीं से उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से और ज्यादा रोचक हो जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने योगी को मोदी का मिरर इमेज तक बताया है, यानी वैचारिक और वर्किंग स्टाइल के स्तर पर दोनों में कई समानताएं दिखाई देती हैं। लेकिन इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि योगी कई मुद्दों पर मोदी से भी ज्यादा आक्रामक हिंदू राष्ट्रवादी हैं। उनके समर्थकों के लिए यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि आलोचकों के अनुसार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर हम योगी के राजनीतिक भविष्य को केवल हिंदुत्व के चश्मे से देखेंगे तो शायद फाइनेंशियल टाइम्स के एनालिसिस का आधा हिस्सा ही समझ पाएंगे, क्योंकि योगी की दूसरी बड़ी पहचान है लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में कानून व्यवस्था और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर कार्रवाई को पेश किया जाता है। इसी कारण उनके समर्थकों के बीच बुलडोजर बाबा जैसी राजनीतिक छवि बनी। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी उनके माफिया क्रैकडाउन
और लॉ एंड ऑर्डर इमेज को उनकी पॉपुलैरिटी के महत्वपूर्ण कारणों में शामिल किया है। लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था से कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनता। उसके लिए एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्या वह अर्थव्यवस्था और विकास का ऐसा मॉडल बना सकता है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया जा सके। और यहां उत्तर प्रदेश की कहानी दिलचस्प हो जाती है। योगी सरकार अब केवल लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े केंद्रों तक विकास को सीमित रखने के बजाय छोटे शहरों और जिलों तक इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट फैलाने की रणनीति पर जोर दे रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी, एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और छोटे अर्बन सेंटर्स के विकास जैसे इनिशिएटिव्स को उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के हिस्से के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी अगर योगी को कभी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जाता है तो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा केवल यह नहीं होगी कि वे कितने बड़े हिंदूवादी नेता हैं। असली सवाल यह भी होगा कि क्या वे उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस मॉडल को नेशनल गवर्नेंस मॉडल में बदल सकते हैं। अब आते हैं उस चुनाव पर जिसके ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स की पूरी एनालिसिस का एक बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 202 का है। 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था। अब 2027 में योगी के सामने तीसरी लगातार जीत की चुनौती है और यही वह बिंदु है जहां 2027 का यूपी इलेक्शन केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं रह जाता। अगर योगी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं तो उनके पास देश के सबसे बड़े राज्य पर लगातार 10 साल शासन करने का रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद यदि राष्ट्रीय राजनीति में लीडरशिप ट्रांजिशन की चर्चा होती है तो यह उपलब्धि उन्हें स्वाभाविक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण दावेदार बनाती है। यानी 2027 उनके लिए केवल मुख्यमंत्री बने रहने का चुनाव नहीं बल्कि उनके नेशनल पॉलिटिकल फ्यूचर का टेस्ट भी है। फाइनेंशियल टाइम्स की यह एनालिसिस और ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है कि संभावित उत्तराधिकारी की चर्चा में केवल योगी का नाम नहीं है, अमित शाह भी इस कन्वर्सेशन में एक प्रमुख संभावित दावेदार के रूप में देखे जाते हैं। यानी भविष्य का सवाल केवल योगी वर्सेस ऑपोजिशन नहीं है। यदि कभी बीजेपी के भीतर पोस्ट मोदी लीडरशिप का प्रश्न निर्णायक रूप से सामने आता है तो संगठन, सरकार, आरएसएस, एनडीए और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण मिलकर यह तय करेंगे कि अगला चेहरा कौन होगा। लेकिन योगी की कहानी में एक और चीज है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वह है एक सच्चे योगी के रूप में उनकी पहचान। एक तरफ वे भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ वे आज भी गोरखनाथ परंपरा के एक सन्यासी हैं। राजनीति के भीतर रहते हुए भी उनकी पब्लिक आइडेंटिटी केवल पॉलिटिशियन की नहीं रही। यही कारण है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने आर्टिकल के टाइटल में भी उन्हें सामान्य पॉलिटिशियन नहीं बल्कि हिंदू मॉन्क कहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने योगी के आलोचकों की बातों को भी जगह दी है। उनके आलोचक उनकी पॉलिटिक्स को आक्रामक हिंदू राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं और अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दों, अंतरजातीय संबंधों तथा गौ हत्या जैसे मुद्दों पर उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं। इसलिए यह आर्टिकल योगी की प्रशंसा मात्र नहीं है बल्कि तर्क के आधार पर यह समझाने की कोशिश करता है कि आखिर योगी राष्ट्रीय स्तर के नेता क्यों बनते जा रहे हैं। वैसे दुनिया के एक प्रमुख अखबार द्वारा योगी आदित्यनाथ के बारे में निकाले गए निष्कर्षों को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या राय और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि सन 2027 की प्रचंड जीत योगी के लिए अगला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त कर देगी? जरूर बताइएगा। जय हिंद,
जय सनातन धर्म की।